हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ भुगतान शेष बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो बेसिकली 1 से लेकर के 4 तक इस चैप्टर के पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर अप कर दिए हैं, जिसमें हम लोगों ने थ्योरिकल पार्ट को समझा था। सो बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 5 को, जिसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि हम लोग न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे, क्योंकि जो थ्योरिकल पार्ट है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सो थ्योरिकल पोर्शन में ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। सो पार्ट नंबर 5 में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल को, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो हम स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 1। तो बेसिकली इसने बोला है कि भुगतान शेष के चालू खाते से संबंधित। तो सबसे पहले आप लोगों को न्यूमेरिकल जब आप लोग सॉल्व करोगे तो उससे पहले का इम्पोर्टेंट काम है कि क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से रीड करना है। आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन के हर एक वर्ड को, लिखे हुए वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। तो भुगतान शेष के चालू खाते, तो अगर मैं यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करूँ तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की यहाँ चालू खाते, करंट अकाउंट की बात हुई है। तो पहली बात तो मुझे यहाँ से ये पता चली कि BOP के यहाँ पर करंट अकाउंट, चालू खाते की बात हो रही है। सो उससे संबंधित मुझे यहाँ पर कुछ डाटा गिवन है, जो कि अप्रैल से सितंबर तक का 2012 की अवधि के लिए वास्तविक आंकड़ों पर आधारित है। मीन्स किसने बोला है यहाँ पर कि हमें यह डाटा दे रखा है बैलेंस ऑफ पेमेंट का चालू खाते से रिलेटेड। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। सो अगर ये मैं डाटा रीड करूँ तो उसने यहाँ दे रखे आइटम्स मध्य, और इधर वाली साइड पे इसने दे रखे US मिलियन डॉलर। अगर मैं निर्यात की बात करूं बच्चों, तो निर्यात इतने रुपयों का हुआ, इतने मिलियन डॉलर का हुआ। अगर मैं आयात की बात करूं तो हम लोगों ने बाहर से खरीदारी इतनी की है। अगर मैं अदृश्य मध्य क्या होती हैं, लाइक सेवा हो गई, सर्विसेज हो गई, ऐसी जो भी वस्तु या ऐसी कोई भी चीज़ जिसे आप देख और छू नहीं सकते, लाइक सर्विस हो गई, डोनेशन हो गई, चैरिटी हो गई। तो उसने उसका बोला है कि इतने मिलियन डॉलर खर्च हुए हैं। और गैर कारक सेवाएं, लाइक गैर कारक सेवाएं कौन सी होती है, जब मैं कोई चीज़ अपनी रेंट पे देती हूँ, लाइक मेरी बिल्डिंग है वो मैंने रेंट पे दे रखी है, लाइक मेरी कार है वो मैंने रेंट पे दे रखी है। तो जो भी मुझे एसिड से मुझे इनकम मिलेगी, मैं इनकम अर्न करूँगी, उन सभी को हम गैर कारक सेवाएं कहते हैं। तो उससे अर्न इतना हो रहा है। अगर मैं इनकम की बात करूं तो वो उन्होंने नेगेटिव में, इस डाटा के अकॉर्डिंग नेगेटिव में दे रखे, ऋणात्मक में। हस्तांतरण दे रखा है। हस्तांतरण क्या होता है, ये बेसिकली ये होता है जो एक तरफा, लाइक गिफ्ट हो गया, डोनेशन, चैरिटी, जो बेसिकली एक तरफ से ही आती है। लाइक अगर मैं किसी को गिफ्ट दूंगी तो वो मेरी तरफ से जा रही है, मैंने डोनेशन दी है, चैरिटी दी है, तो वो मेरी तरफ से जा रही है, वो एक तरफ से जाती है। अब लाइक ऐसे ही कोई मुझे दूसरा गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी दे रहा है तो वो उसकी तरफ से आई गई, हस्तांतरण है। तो उसके यहाँ पर वैल्यू दे रखी है मिलियन डॉलर में। तो सबसे पहले इसने हमें व्यापार शेष फाइंड करना सिखाया कि हम व्यापार शेष को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सो आप लोगों को ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। वो जब भी बोले कि BOT फाइंड आउट करो, डेट इज़ व्यापार शेष, तो आप लोग हमेशा निर्यात में से आयात को माइनस कर दोगे, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दोगे, तो निकल कर के आ जाएगा BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार शेष। अब इस BOT का, तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है निर्यात, फिर मैंने लिखा आयात। के निर्यात को हम X से भी लिखते हैं और आयात को हम M से लिखते हैं। तो निर्यात की वैल्यू चेक करते हैं कितनी है। सो निर्यात की वैल्यू मुझे यहाँ गिवन है, तो इतनी वैल्यू मैंने लिख दी। और आयात की वैल्यू कितनी है, मुझे इतनी वैल्यू गिवन है यहाँ पर आयात की, तो मैंने आयात की वैल्यू भी लिख दी। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो मेरे पास आंसर आया वो है 90,672। और इसका मतलब क्या है कि ये माइनस में है। और इस माइनस का मतलब क्या है, अब ध्यान से सुनना है आप लोगों को, कि जो भी वस्तु और सेवाओं का आयात किया गया है, मीन्स कि
अब की बार यह क्या हुआ है कि हमारी कंट्री ने बाहर से सामान ज़्यादा खरीदा है, हमारा निर्यात ज़्यादा। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि जब भी ये नेगेटिव में आएगा निर्यात और आयात, तो इसका मतलब होगा कि हम वस्तु और सेवाओं को बाहर से ज़्यादा खरीद रहे हैं। और बाहर से खरीदने का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री की तरफ से पैसा जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, विदेशों की तरफ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे व्यापार घाटा। अभी आप लोगों को एमसीक्यू में भी दे के पूछ सकता है, ये एक वैल्यू दे देगा और उसके आगे माइनस का साइन लगा देगा और उसमें ऑप्शन दे देगा कि ये व्यापार घाटा होगा या ये संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा या ये घाटे का होगा। तो आप हमेशा टिक करोगे माइनस वाला घाटे पर, क्योंकि इसका मतलब है कि हम लोग बाहर से खरीदारी ज़्यादा कर रहे हैं, हमारे आयात ज़्यादा है। तो उसका मतलब है कि हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था की जो करेंसी है वो बाहर की तरफ प्रवाह कर रही है, वो बाहर की तरफ जा रही है, फ्लो कर रही है। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा व्यापार शेष का फुल कंसेप्ट, कि बीओटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके नेगेटिव का मतलब क्या है। तो बेसिकली यहाँ निकल करके आ गया व्यापार शेष जो कि घाटे में गया है, क्योंकि हमारे आयात ज़्यादा है, हमारे निर्यात से हम बाहर से खरीदारी ज़्यादा कर रहे हैं। एंड देन मूविंग टू द नेक्स्ट, अब इसने बोला है फाइंड आउट करना है वस्तु एवं सेवाओं का शेष। अब मुझे पता है कि गुड्स और सर्विसेज का जो इसका शेष का फॉर्मूला होता है वो होता है व्यापार शेष और गैर कारक सेवाओं के कारण शेष। आई होप आप लोगों को पता होगा कि गैर कारक सेवाएं क्या होती है। तो जस्ट अभी मैंने आप लोगों को समझाई थी कि लाइक मैंने बिल्डिंग रेंट पे दे रखे, जितनी भी मेरे पास एसिड्स हैं उनसे मिलने वाले पैसा, उसको हम क्या बोलेंगे, गैर कारक सेवाएं। कि मैं अपनी परिसंपत्ति से कमा रही हूँ, मैंने अपनी बिल्डिंग रेंट पे दे रखी है, मैंने अपना जहाज़ रेंट पे दे रखा है, अपना हवाई जहाज़ रेंट पे दे रखा है, कार दे रखा है, तो इनसे मिलने वाले जो भी इनकम होगी उसे हम बोलते हैं गैर कारक सेवा। सो आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि वस्तु और सेवाओं के शेष का फॉर्मूला क्या होता है। व्यापार शेष के साथ हम जोड़ देते हैं गैर कारक सेवाओं के कारण शेष। तो अभी मुझे पता है कि व्यापार शेष मैंने फाइंड आउट किया है, क्योंकि अगर मैं इस डाटा में देखूं तो मुझे कहीं पर भी व्यापार शेष नहीं गिवन है, लेकिन मुझे फॉर्मूला पता है कि व्यापार शेष का फॉर्मूला क्या होता है। निर्यात में से मैं आयात को घटा दूंगी, एक्सपोर्ट में से मैं इंपोर्ट को घटा दूंगी, तो मेरे पास व्यापार शेष बैलेंस ऑफ ट्रेड निकल करके आ जाएगा। अगर मुझे फॉर्मूला पता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के फॉर्मूला टिप्स पर लर्न हुआ होना चाहिए। हर एक फॉर्मूला आप लोगों को जो मैं अभी स्टडी करवा रही हूँ वो आप लोगों को याद रहना चाहिए, अदरवाइज़ आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक आप लोगों को फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे। सो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप फॉर्मूले को टिप्स पर लर्न कर लो, लिख लिख के याद करो, ताकि आप लोग इसे एग्ज़ाम तक बहुत अच्छे से याद रख पाओ। सो फाइंड आउट करना है वस्तु और सेवाओं का शेष, तो मैंने व्यापार शेष जोड़ दूंगी और उसके साथ गैर कारक सेवाओं के कारण शेष। तो मुझे पता है व्यापार शेष का फॉर्मूला, तो उससे मैंने निकाल लिया है व्यापार शेष की वैल्यू 90,672। तो इस वैल्यू को मैंने लिख दिया। साइन नहीं भूलना है आप लोगों को, इसने माइनस का साइन दे रखा है तो आप लोगों को भी यहाँ माइनस का साइन ही लिखना है। ऐसा नहीं है माइनस का तो आप लोग प्लस का लिख दोगे, नो, आंसर रॉन्ग हो जाएगा, पूरा एग्जामिनर मार्क्स कट कर देगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंटों को आप लोगों को लाइटली नहीं लेना है। तो यहाँ मैंने माइनस का साइन लगा दिया। उसके बाद हम ढूंढते हैं गैर कारक सेवाओं के कारण शेष कितना गिवन है। सो अगर मैं डाटा में देखूँ तो मुझे ये गिवन है गैर कारक सेवाएं 29,572, तो उसकी वैल्यू भी मैंने यहाँ पर लिख ली। माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अब आप लोग माइनस करोगे 90,672 में से 29,572 को, तो जब आप लोग माइनस करोगे तो 61,100 आएगा। तो आंसर किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है। तो इसके मैंने यहाँ माइनस का साइन लगा है। तो बेसिकली ये फाइंड आउट हो गया वस्तु और सेवाओं का शेष। तो आप लोगों को भी एग्जाम में इस तरीके से सॉल्व आउट कर रहे हैं, फॉर्मूले को लर्न करके, सीख करके। एंड देन हम नेक्स्ट वाला फाइंड आउट करना सीखते हैं चालू खाता शेष। अब मुझे चालू खाता शेष का फॉर्मूला पता है कि मैं इसे किस तरीके से फाइंड आउट कर सकती हूँ। उसका फॉर्मूला है किसके साथ हमेशा बीओटी लगता है, व्यापार शेष लगता है,
और दूसरा इसके साथ अदृश्य मदों का शेष लगता है, जिसे हम अदृश्य मदों का शुद्ध भी कहते हैं। आप लोगों को ये दोनों ही पता होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में वो या तो वो ये वर्डिंग दे करके आपसे पूछ लेगा, या तो वो ये वर्डिंग दे करके आप लोगों से पूछ लेगा। तो आप लोगों को दोनों ही वर्डिंग पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले व्यापार शेष फाइंड आउट होगा, तो मुझे उसका फॉर्मूला पता है कि हमेशा एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करना है, तो हमेशा व्यापार शेष निकल करके आएगा, BOT निकल करके आएगा। उसके साथ क्या फाइंड आउट करना है मुझे, अदृश्य मदों का शेष। तो हम यहाँ पर अदृश्य मदों का शेष फाइंड आउट करते हैं। सो अगर मैं इस डाटा में देखूँ तो मुझे गिवन है अदृश्य मदों का शेष, उसकी वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 51,699। तो मैंने इसी गिवन वैल्यू को यहाँ लिख लिया 51,699 माइनस प्लस अगेन माइनस 90,672 में से माइनस करना है आप लोगों को 51,699। तो जब आप लोग माइनस करोगे तो 38,973 आएगा। अगेन साइन माइनस का बड़ा है, तो मैंने माइनस के साइन को एज इट इज़ रहने दिया। देन आंसर निकल करके आया 38,973। अगेन ये माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसके साथ माइनस की वैल्यू को पुट कर दिया। आई होप आप लोगों को बच्चों ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये सिर्फ 2 से 3 मिनट तक के ही क्वेश्चन होते हैं। अगर आप लोगों को सभी रूल्स पता हैं, आप लोगों के सभी आपकी जो प्रैक्टिस है वो टिप्स पर है, आपके फॉर्मूले टिप्स पर हैं, आप लोगों को सब कुछ रन है, तो ये आप लोगों के सिर्फ 2 से 3 मिनट के क्वेश्चन हैं। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम में लगभग 4 से 5 मार्क्स को कवर अप करते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वाला देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है। अदृश्य मदों का शेष मुझे अब की बार फाइंड आउट करना है। तो मुझे अदृश्य मदों के शेष का फॉर्मूला पता है कि जो इनविजिबल आइटम में अदृश्य मद क्या है, जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम देख और छू नहीं सकते, लाइक सर्विसेज हो गई, लाइक डोनेशन हो गई, लाइक चैरिटी हो गई, जिन्हें आप छू और देख नहीं सकते हो। तो इसका फॉर्मूला मुझे पता है कि इसके अंदर हम गैर कारक सेवाएं लेते हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि गैर कारक सेवाएं क्या होते हैं। एंड देन नेक्स्ट वाला क्या है, आय का शेष और हस्तांतरण शेष भी आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या होता है। गैर कारक सेवा क्या है, हमेशा याद रखना है कि जो भी एसिड है आप अपनी एसिड से परिसंपत्ति से इनका मन करोगे, लाइक कार किराए पर दे दी, बिल्डिंग शिप किराए पर दे दी, तो उससे अर्न करेंगे तो वो गैर कारक सेवा है। हस्तांतरण शेष क्या है, जो भी एक तरफ होगा, लाइक गिफ्ट हो गया, डोनेशन चैरिटी हो गया, ये बेसिकली एक तरफा दिए जाते हैं, तो इसे हम हस्तांतरण का शेष कहते हैं। और आय का शेष, इनकम का शेष, तो हम इसकी वैल्यू देखते हैं। तो फर्स्ट में हम ये फाइंड आउट करेंगे गैर कारक सेवाओं का शेष। तो हम डाटा की तरफ चलते हैं पहले कि कहाँ लिखा हुआ है गैर कारक सेवाएं। सो ये रहा, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 29,572। सो सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू को लिख लूँगी कि 29,572 मुझे गिवन है। नेक्स्ट वाला क्या ढूंढना है मुझे, आय का शेष, बेसिकली इनकम को ढूंढना है यहाँ पर। सो अगर यहाँ हम आय देखें तो आय की वैल्यू भी मुझे गिवन है, और आय की वैल्यू कितनी गिवन है, नेगेटिव के अंदर 10,510। तो इसकी वैल्यू को भी मैंने माइनस का साइन डाल करके लिख लिया है, -10,510। हमेशा याद रखना है कि जो डाटा में साइन गिवन है वो लिखना है, भले ही आप लोगों के फॉर्मूले में प्लस है। अगर आप लोग यहाँ प्लस भी लिखोगे तो वो एक ही बात रहेगी, माइनस प्लस वो माइनस ही रहेगा। वैल्यू यहाँ पर बेसिकली माइनस ही होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला इसने दे रखा है हस्तांतरण शेष। अब हस्तांतरण शेष देखते हैं, बेसिकली यूनिलैटरल ट्रांसफर जिसे कहते हैं, जो एक तरफा होते हैं। सो इसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है 32,637। तो इसकी वैल्यू को भी मैंने यहाँ लिख लिया 32,637। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ सब्ट्रैक्ट करना 29,572 में से 10,510 को, फिर जो वैल्यू आए आप लोग उसमें जोड़ दो 32,637, और इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद आप लोगों का आंसर आएगा 51,699, जो कि प्लस में रहेगा।
क्योंकि यहाँ प्लस का साइन ज़्यादा बड़ा है, 29,000 की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है कंपेयर देन 10,000। सो आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आप लोगों को सारे ही फार्मूला अच्छे से लर्न करने हैं, या आज आप लोगों का होमवर्क है कि आज शाम तक आप लोगों को सभी फार्मूले लर्न होने चाहिए, इसके सभी रूल पता होने चाहिए, सभी कंसेप्ट पता होने चाहिए। सो बेसिकली मैं अपने प्रीवियस वीडियो में 1 से लेकर के 4 तक के, जिसमें मैंने सभी थ्योरिकल पोर्शन इन हिंदी मीडियम में कवर अप करा है, जिसमें मैंने आप लोगों को फुल थ्योरी समझाई है विद कंसेप्ट विद लॉजिक। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे कि हम न्यूमेरिकल को बैलेंस ऑफ पेमेंट के किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ये नोट रीड करते हैं कि बेसिकली इसके अंदर हमें इसने क्या दे रखा है। तो इसने बोला है वस्तु और सेवाओं का निर्यात, मीन्स अगर कोई वैल्यू हमारी प्लस में आती है तो इसका मतलब होगा कि हम उसे धनात्मक मद में रिकॉर्ड करेंगे। बेसिकली उसका मतलब क्या होगा कि घरेलू अर्थव्यवस्था में विदेशी विनिमय का प्रवाह हो रहा है, मीन्स कि लोग जो हैं हमारी कंट्री के प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो लोग हमारी कंट्री के सामान को ज़्यादा खरीद रहे हैं। उनके सामान खरीदने से क्या होगा कि हमारी कंट्री में पैसा आएगा, तो वैल्यू भी किस में जाएगी, ऑब्वियसली प्लस में जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएगी। तो फर्स्ट नोट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड नोट रीड आउट करते हैं। तो उसने सेकंड नोट में बोला है वस्तु और सेवाओं का, मीन्स किसने बोला है अगर किसी वैल्यू का साइन जो है वो नेगेटिव आएगा तो हम इसे नेगेटिव साइड के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, जस्ट अभी जो मैंने आप लोगों को समझाया कि हम लोग बाहर के कंट्री के डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। हम लोग अगर डिमांड ज़्यादा करेंगे तो उसका मतलब क्या है कि पैसा हमारी कंट्री से, हमारी अर्थव्यवस्था से जाएगा विदेशों की तरफ, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस के साइन को लिखेंगे। एंड देन हम लास्ट वाला नोट पढ़ते हैं, डेट इज हस्तांतरण, डेट इज यूनिलैटरल। जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया था, जो भी ट्रांजेक्शन एक तरफ से की जाए, जैसे किसी ने गिफ्ट दे दिया, डोनेशन कर दी, चैरिटी दे दी, या पैसों से रिलेटेड मदद कर दी, तो अगर मुझे दूसरी साइड से गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी मिली है तो इसका मतलब क्या है कि वो मेरे पास आया है, जिससे मैं किस में लिखूंगी, प्लस में लिखूंगी, क्रेडिट साइड के। लेकिन ऐसे ही अगर मैंने हस्तांतरण किसी और को दिया है, लाइक अपने देश से बैठे बैठे मैंने बाहर रिलेटिव है मेरे विदेश में, मैंने उनको गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी भेजी है, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने दिया है, तो इसका मतलब मेरी कंट्री से पैसा जा रहा है बाहर देश विदेशों में, तो इसको हम हमेशा नेगेटिव में, ऋणात्मक में ही लिखेंगे, जो कि डेबिट साइड में लिखा जाएगा। सो बच्चों आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं विद कंसेप्ट और विद रीज़न। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को इसी तरीके से आगे के टॉपिकों को समझाऊंगी। सो जब तक के लिए गुड बाय।